नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटी R1 में दो नई टेबल्स ऐड हो गई हैं, 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल। ये देखिए, आप जब अपना जीएसटी R1 ओपन करोगे, यह जनवरी 2024 के मंथ से आपको दिखेगी। ये देखिए, 14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल, ये दो टेबल नई आई है जीएसटी R1 में और यह जनवरी के मंथ से आ गई है। जब आप जनवरी का रिटर्न फाइल करोगे, जनवरी 2024 का, तो ये दोनों टेबल आपको दिखेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों टेबल्स के बारे में बताऊंगा कि इन दोनों टेबल्स में आपको कौन सा डेटा देना है, किसको देना है, इनका मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 14 नंबर टेबल। 14 नंबर टेबल किसके लिए है, इसमें क्या डेटा आपको देना है। दोस्तों, 14 नंबर टेबल में आपको वह सप्लाई दिखानी है, आउटवर्ड सप्लाई देनी है, जो सेल आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से किया हो। आप कुछ भी सेल कर रहे हो, अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, आपने किसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया हो, जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हुआ, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप अपना प्रोडक्ट उनके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करके सेल करते हो। अगर आपने इस तरीके से कोई भी सेल किया है, जितना भी सेल किया है ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म से, तो उस सेल को आपको 14 नंबर टेबल में दिखाना है। लेकिन दोस्तों, जीएसटी में ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब वो दो कैटेगरी कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। जब आप 14 नंबर टेबल को ओपन करोगे तो आपके सामने देखिए इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जो ई कॉमर्स ऑपरेटर दो कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, इन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक तो है लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर, और दूसरा है लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, तो कि इनके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है। दोनों का यहां दिया हुआ है, आपने जिस पर सेल किया है उसका सेल उसके अंडर दिखाना होगा। मान लीजिए सबसे पहले हम एक अंडर सेक्शन 52 वाले जो ई कॉमर्स हैं टीसीएस वाले, अगर आपने इनके प्लेटफॉर्म को यूज किया है तो उस तरीके की जो सप्लाई होगी इस पे दिखाना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझा देता हूं कि टीसीएस वाले ई कॉमर्स कौन से होंगे। दोस्तों, अगर आपने गुड्स को सेल करने के लिए इस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 के अंडर आते हैं, तो जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर के ऊपर आएगी। आपने इनका प्लेटफॉर्म यूज किया, आपने अपने गुड्स को सेल किया, लेकिन जीएसटी पेमेंट आप ही को करना है। ई कॉमर्स को जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। ई कॉमर्स के ऊपर सिर्फ टीसीएस पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी और टीसीएस काट कर टीसीएस गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। ये कौन कौन से ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्नैपडील। अगर इनका प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, इनके प्लेटफॉर्म पर आपने कोई गुड्स सेल किया है, तो जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी, यानी कि जो सप्लायर होगा जिसने सेल किया है, जीएसटी उसी को पेमेंट करना है। इन ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये सेक्शन 52 के अंडर आते हैं। इनके ऊपर टीसीएस पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। जीएसटी में टीसीएस है, पर हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर जीएसटी में टीसीएस के बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे एक सप्लायर है, उसने अपना गुड्स सेल किया थ्रू अमेजन, लेकिन जो रेसिपिएंट होगा वह तो कस्टमर होगा। तो यहाँ से इस टेबल में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा। मैं उस कंफ्यूजन को बताता हूँ, क्या कंफ्यूजन होगा। आप लोग जानते हो कि जीएसटी R1 में हम अपनी सेल्स की डिटेल देते हैं और हमने जिसको सेल किया है उसका जीएसटी नंबर देते हैं, उसमें दिखाते हैं कि हमने किस किस को सेल किया है। लेकिन 14 नंबर टेबल में जो आपको यहाँ एंट्री करनी है, जब इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर डालना है आपको, ई कॉमर्स ऑपरेटर,
उसका नेम आ जाएगा नेट वैल्यू एक्स। दिमाग में आएगा अगर मान लीजिए हमने अमेजन के प्लेटफॉर्म से कुछ सेल किया तो अब हमें सिर्फ यहीं पर एंट्री करनी है 14 नंबर टेबल में, तो ऐसा नहीं है। 14 नंबर टेबल के जो अंडर सेक्शन 52 टीसीएस वाला जो एक कॉलम है, आप इसमें जो भी एंट्री करोगे इसकी टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर है। आपको इसको दो जगह दिखाना होगा। जैसे आपका तो ओरिजिनल जो रिसिपिएंट है, आपने जिसको माल सेल किया है, जिसके नाम का आप इनवॉइस बनाए हो, वह तो आपका कस्टमर है। आपने केवल अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो बेच सेल करने वाले सप्लायर और जिसको सेल किया है कस्टमर। तो आपने आपका कस्टमर B2B है, B2C है, उसकी डिटेल तो आपको यहाँ देना ही देना है। आपको उसकी डिटेल यहाँ तो B2B है, B2C है, आपको यहाँ देना है, क्योंकि इसका टैक्स आपको पेमेंट करना है, आपको यहाँ दिखाना है। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर सिर्फ आपको यह दिखाना है कि इस ई कॉमर्स का आपने प्लेटफॉर्म यूज किया है। मान लीजिए अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज किया है, तो अमेजन का यहाँ आपको जीएसटी नंबर डाल के नेट वैल्यू, मतलब जो भी आपका रिटर्न होने के बाद जो नेट वैल्यू बनता है वो नेट वैल्यू यहाँ देनी है, और IGST CGST डिटेल दे देनी है। इसमें जो आप एंट्री करोगे यहाँ सिर्फ आप रिपोर्ट करोगे। ऐसा नहीं कि आपने ई कॉमर्स का जीएसटी नंबर डाल के यहाँ दिखा दिया तो ई कॉमर्स के ऊपर ऐसा माना जाएगा कि आपने ई कॉमर्स को सेल कर दिया है। मान लीजिए आपने अमेजन का जीएसटी नंबर डाल के एंटर किया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने अमेजन को सेल किया है। यहाँ यह माना जाएगा कि आपने अमेजन का प्लेटफॉर्म यूज किया है। बाकी जो ओरिजिनल सेल आपने है, आपने जो आपका कस्टमर है B2B है कि B2C है, आपने टेबल नंबर 4 में दिखाया होगा। अगर B2B होगा, अगर B2C होगा तो आपने इसमें दिखाया होगा, अदर्स होगा इसमें दिखाया होगा। आपने नॉर्मल से दिखा दिया अपने कस्टमर का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका ये रिपोर्टिंग पार्ट होगा। आपको यहाँ रिपोर्ट करना है कि आपने इनका प्लेटफॉर्म यूज किया है। तो 14 नंबर टेबल का ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा दोस्तों। आपको सिर्फ यहाँ रिपोर्टिंग करनी है। आपने अपने कस्टमर को जो इनवॉइस बनाई है उसका डिटेल तो आप वहां दिखाओगे, B2B या B2C जो भी आपका कस्टमर होगा ओरिजिनल। यहाँ पर सिर्फ रिपोर्ट करना है कि आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से आपने सेल किया है। उसका आपने अमेजन का यूज किया तो अमेजन का जीएसटी नंबर डाल के यहाँ दिखा दोगे। फ्लिपकार्ट का किया है तो फ्लिपकार्ट का। 14 नंबर टेबल का 52 वाला जो है टीसीएस वाला है कॉलम, ये आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ सिर्फ रिपोर्ट करना है। आप यहाँ जीएसटी नंबर दिखाओगे, ऐसा नहीं माना जाएगा कि आपने अमेजन को सेल किया है। सेल तो आपने अपने कस्टमर को किया है, जो आप पहले ही अपने B2B B2C में दिखाओगे। दोस्तों यह थोड़ा सा डाउट रहा होगा लोगों के मन में कि अगर हमने अब अमेजन से सेल किया तो यहाँ सीधा सीधा हम अमेजन का जीएसटी नंबर डाल के दिखा देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ सिर्फ आपको रिपोर्ट करना है। ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल कस्टमर आपका जो है रिसिपिएंट है, जिसके नाम का आपने इनवॉइस बनाई है, यहाँ सिर्फ आप रिपोर्ट करोगे। या तो क्लियर हुआ? यहाँ जो रिपोर्ट करोगे आप, उसकी लायबिलिटी जीएसटी पेमेंट करने की आपके ऊपर आएगी, यानी कि सप्लायर के ऊपर। क्या क्लियर हुआ? दूसरा आपका आता है ये लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। दोस्तों जो ई कॉमर्स ऑपरेटर इस सेक्शन के अंदर आते हैं, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में, उनके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है। अगर आपने अपना कोई भी सर्विस इनके प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किया किसी को, तो आपको उसका जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा किनको? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो आपके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी नहीं, लेकिन आपको उसका सेल तो दिखाना पड़ेगा अपने जीएसटी R1 में। पहले हम 3B में दिखाते थे। ऐसे कौन कौन से ई कॉमर्स, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, ओयो हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, अगर इनका प्लेटफॉर्म आपने यूज किया है, आपके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आ रही है। लेकिन आप उस सप्लाई को दिखाओगे तो उसके लिए आपको टेबल नंबर 14 के सेकंड पार्ट में जो ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 9(5), इसमें देना है। अब यहाँ आपने मान लीजिए ओला पे अपनी सर्विस दिया, अपना कोई कार लगाया हुआ है, तो ओला का जीएसटी नंबर डालेंगे, नेट वैल्यू दिखाएंगे और CGST SGST जो भी है ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप जो अपनी सप्लाई दिखाओगे, इसका जो है जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी।
इसकी पेमेंट जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी किसके ऊपर जाएगी? ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। या क्लियर रखना, यहाँ सिर्फ आपको अपना सप्लाई दिखा देना है। पहले भी दिखाते थे जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B का एक टेबल था 3.1.1, यहाँ भी आपको दिखाना, अगर उस तरीके की आपकी सप्लाई थी तो आपको अलग से आके यहाँ इंटर करना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप वहाँ GST-R1 में दिखा दोगे तो सीधा यहाँ अपने आप वह अमाउंट आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अगर आप दिखाओगे आपके GST R3B में आएगा, लेकिन आपके ऊपर GST पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। GST कौन पेमेंट करेगा? आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा। तो वहां की एंट्री आपके GST R3B टेबल 3.1.1 के सेकंड में आ जाएगा। कौन सी एंट्री? यहाँ इसमें जो दिखाओगे 14 नंबर टेबल के सेकंड में, अंडर सेक्शन 9.5 वाले में दिखाओगे। यहाँ भी जो ट्रांजेक्शन दिखाओगे, यह सीधा यहाँ की डिटेल सीधा आपके GST R3B के टेबल 3.1.1 के सेकंड कॉलम में जाएगी। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? 14 नंबर टेबल क्लियर हो गया होगा। 14 नंबर टेबल का मतलब दो पार्ट में आपको एंट्री दिखानी है। एक तो वैसी एंट्री, आपने ई कॉमर्स के थ्रू सेल किया है लेकिन GST आपको पेमेंट करना है, तो इसमें आपको दिखाओगे अंडर सेक्शन 52 वाले में, यहाँ सिर्फ आप रिपोर्ट कर दोगे। और यहाँ पर जो अंडर सेक्शन 9.5 वाला है, इसमें जो आप सेल दिखाओगे, इसकी GST पेमेंट करने की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। आप अपना सेल यहाँ दिखाओ, GST इसका पेमेंट कौन करेगा? जिसका आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया है, जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, उसके ऊपर पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। या तो आपके लिए 14 नंबर टेबल तो जो नॉर्मल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं GST में, उनके लिए है। जो भी अगर सप्लाई करते हैं तो 14 नंबर टेबल यूज करेंगे। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर टेबल है। 15 नंबर टेबल किसके लिए है? 15 नंबर टेबल जो है ऐसे ही कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है जो सेक्शन 9 सेक्शन 5 में आते हैं और GST पेमेंट करने की लायबिलिटी इनके ऊपर आती है, ई कॉमर्स के ऊपर आती है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आती है। ये 15 नंबर टेबल जो है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ही है। अगर जैसे आपने सेल किया ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को, अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेल करेंगे उनके लिए है टेबल नंबर 15। अब अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कौन कौन से आते हैं? जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस आप प्रोवाइड करो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, तो ओला या उबर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इनके ऊपर GST पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। या होटल, गेस्ट हाउस, हाउस कीपिंग, रेस्टोरेंट, फूड सप्लाई की सर्विस दे रहे हो। अब सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो जो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे, जैसे ओयो हो गया, अर्बन कंपनी हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, तो इनके ऊपर आ जाएगी GST पेमेंट लायबिलिटी। अगर इन लोगों के लिए 15 नंबर टेबल है। अब इनको पहले भी GST R3B में इनके लिए कौन सी टेबल थी? ए, यहाँ इसमें दिखाना होता था ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन अब GST R1 में 15 नंबर टेबल में एंट्री करेंगे और वहां का सीधा डेटा यहाँ आ जाएगा 3.1.1 में। तो ये 15 नंबर टेबल जो है या किसके लिए है? ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है। अब 15 नंबर टेबल ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कितना? 1 2 3 4 कॉलम आएगी। ये चारों कॉलम में पहला क्या है? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, यानी कि जो सप्लायर है वह रजिस्टर्ड है और जो रिसिपिएंट है, कस्टमर है, वह भी रजिस्टर्ड है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर इस तरीके की सप्लाई कर रहा है तो इसमें एंट्री करेगा। जो ओरिजिनल सप्लायर है वह भी रजिस्टर्ड है, जो रिसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है, तो इसमें एंट्री कर देंगे। अब यहाँ रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि जो सप्लायर था वह रजिस्टर्ड है लेकिन जो रिसिपिएंट है वह अनरजिस्टर्ड है। अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन होगी तो इसमें एंट्री कर देंगे। कौन? ई कॉमर्स ऑपरेटर। दूसरा, ये तीसरा है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, मतलब जो सप्लायर था जो अपना गुड्स सेल किया है किस पे? ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में आते हैं। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन जो रिसिपिएंट हो वह रजिस्टर्ड है। अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन होगी तो इसमें दिखा देंगे। और चौथा है अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, यानी कि जो सप्लायर है वह भी अनरजिस्टर्ड था, जो कस्टमर है वो भी अनरजिस्टर्ड है। अगर इस तरीके की ट्रांजेक्शन होगी तो इसमें दिखाएंगे। लेकिन यह किसके लिए है? यह ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों
14 नंबर टेबल और 15 नंबर टेबल में यही था। और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर 15 नंबर टेबल में एंट्री करेंगे, यहाँ की डिटेल सीधा GSTR 3B के टेबल 3.1.1 के फर्स्ट वाले कॉलम में जाएगी। ये दो टेबल नई आपकी आई थी GSTR1 में, और मैंने इनका मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। 14 नंबर टेबल किसके लिए है, 15 नंबर टेबल किसके लिए है, कौन सी डिटेल देनी है। दोस्तों, अगर और भी आपके दिमाग में कुछ डाउट हो, अगर आपको और भी कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।